गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज़ 3 पर चर्चा करेंगे। सीरीज़ 3 में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो यूजीसी नेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने राष्ट्रभाषी पत्रिका 1951 में निकाली थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने राष्ट्रभाषी पत्रिका 1951 में निकाली थी। तीसरा प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना 1938 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसकी संस्थापक श्रीमती पेरीन नहन थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना 1938 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक श्रीमती पेरीन नहन थी। चौथा प्रश्न देखिए, गुजरात में हिंदी प्रचार का कार्य गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने किया था। गुजरात में हिंदी प्रचार का कार्य गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने किया था। पांचवा प्रश्न देखिए, हिंदी का पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। पुरानी हिंदी नामकरण हिंदी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। छठा प्रश्न देखिए, भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक प्रेमचंद व कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक प्रेमचंद, जिन्हें हम कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहते हैं, उनके साथ साथ कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी भी थे। इस परिषद की स्थापना गांधी जी की प्रेरणा से हुई थी। किसकी प्रेरणा से? गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना। सातवां प्रश्न देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, 16 जुलाई 1893 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह व पंडित राम नारायण मिश्र थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह व पंडित राम नारायण मिश्र थे। आठवां प्रश्न देखिए, राजभाषा को व्यापक रूप से लागू करने के लिए राजभाषा नियम 1976 का गठन हुआ था। राजभाषा को व्यापक रूप से लागू करने के लिए राजभाषा नियम 1976 का गठन हुआ था। जैसा कि आपको पता है, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नौवां प्रश्न देखिए, भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से है। भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से है। 10वां प्रश्न देखिए, संसार की लिपियों को 4 वर्गों में बांटा जाता है: भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। संसार की लिपियों को 4 वर्गों में बांटा जाता है: भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। 11वां प्रश्न देखिए, लिपि का प्राचीनतम रूप चित्रात्मक था। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, वह एक चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो लिपि का प्राचीनतम रूप चित्रात्मक माना जाता है, तब ध्वनियों के रूप में लिपि उपलब्ध नहीं थी। 12वां प्रश्न देखिए, हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 13वां प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास गोविंद महादेव रानाडे ने किया था। देवनागरी लिपि, जिसमें हिंदी और संस्कृत, मराठी, कई भाषाओं की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास गोविंद महादेव रानाडे ने किया था। 14वां प्रश्न देखिए, नागरी लिपि का प्रचार सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नागरी लिपि का प्रचार सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। आपको पता है, भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। वे संपादक थे, वे राइटर थे, कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे। तो नागरी लिपि का प्रचार का सर्वप्रथम प्रयास आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। 15वां प्रश्न देखिए, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, द्विवेदी काल की जो महत्वपूर्ण खोज थी, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन था। 1903 से लेकर के 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। और इस पत्रिका के अंदर जो है परिनिष्ठित भाषा का इस्तेमाल किया जाता था
और खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। उनके द्वारा जिस पत्रिका के वो संपादक थे, सरस्वती पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तन में। 16वां प्रश्न देखिए, खरोष्ठी लिपि का विकास सामी वर्ग की लिपि से हुआ। खरोष्ठी में 37 वर्ण हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अलग अलग लिपियां रही हैं, उन लिपियों में कितने वर्ण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसमें 52 वर्ण हैं, 52। खरोष्ठी लिपि का विकास सामी वर्ग की लिपि से हुआ है। खरोष्ठी में 37 वर्ण हैं। 17वां प्रश्न देखिए, ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से गुप्त लिपि विकसित हुई। ब्राह्मी लिपि में 64 वर्ण हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से गुप्त लिपि विकसित हुई। ब्राह्मी लिपि में 64 वर्ण हैं। 18वां प्रश्न देखिए, लिपि की प्राथमिक त्रुटि सांकेतिक अनंतता है। लिपि की प्राथमिक त्रुटि जो गलती है वो है सांकेतिक अनंतता है। 19वां प्रश्न देखिए, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का समय लिपि के विकास का समय माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का समय लिपि के विकास का समय माना जाता है। इस समय जो है विश्व में अनेक लिपियों का प्रचलन शुरू हुआ था। 20वां प्रश्न देखिए, देवनागरी की प्रतिद्वंद्वी लिपि उर्दू लिपि मानी जाती है। देवनागरी की प्रतिद्वंद्वी लिपि उर्दू लिपि मानी जाती है। 21वां प्रश्न देखिए, लिपि का विकास चित्रलिपि, भावलिपि व ध्वनि लिपि जैसे सोपानों से हुआ है। लिपि का विकास, जो वर्तमान हम लिपि की बात करते हैं तो आपको पता है लिपि का प्राचीन रूप चित्रलिपि है। तो लिपि के विकास के ये सोपान हैं, चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। इन सोपानों से ही जो है लिपि का विकास हुआ है। 22वां प्रश्न देखिए, वैदिक लिपि की 2 बेटियां मानी जाती हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। वैदिक लिपि की 2 बेटियां मानी जाती हैं, ब्राह्मी लिपि व खरोष्ठी लिपि। सम्राट अशोक के शिलालेख आपको पता है खरोष्ठी भाषा लिपि में भी मिले हैं और ब्राह्मी भारत की प्राचीन लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास भी आपको पता है भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 23वां प्रश्न देखिए, 1600 ईस्वी के बाद की लिपि आधुनिक देवनागरी कहलाती है। 1600 ईस्वी के बाद की लिपि आधुनिक देवनागरी कहलाती है। 24वां प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि के अन्य नाम हैं नागरी लिपि, हिंदी लिपि तथा संस्कृत लिपि। संस्कृत लिपि हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है हिंदी और संस्कृत दोनों की एक ही लिपि है देवनागरी, तो इसे हम हिंदी लिपि भी कहते हैं, संस्कृत लिपि भी कहते हैं और नागरी लिपि भी कहते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि से भारत की गुजराती, मराठी, गुरुमुखी लिपियां विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि से भारत की गुजराती, मराठी, गुरुमुखी लिपियां विकसित हुई हैं। 26वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रचार 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रचार 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ। 27वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था तथा वाक्य व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है, शब्दों के मेल से जो है वाक्य बनता है और जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था तथा वाक्य व्यवस्था। 28वां प्रश्न देखिए, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग परस्पर व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग परस्पर व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं, कनेक्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, जिस भाषा में राजकाज के कार्य होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। जिस भाषा में राजकाज के कार्य होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ हिंदी भाषा के ये अति महत्वपूर्ण 29 प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये सीरीज़ 3। आपको पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इन्हें ध्यान से कीजिए। अगली किसी नई सीरीज़ के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।